नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सेशन पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। कल का जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सेक्शन नंबर 1 to 6 तक को डील कर लिया था, और आज की जो हमारा क्लास रहेगी इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन 6 से आगे के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को। आई होप कि कल की क्लासेस आपको थ्रू आउटली क्लियर होंगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, रिगार्डिंग टू सेक्शन, तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। चलिए, तो आज जैसे हमें बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट द सेक्शन 7 ऑफ द आरटीआई एक्ट। देखिए, सेक्शन 7 कहता है अबाउट द डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट। इसको समझिएगा ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बेसिकली अगर मैं कहूँ आपसे कि ना केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपकी जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रक्चर्स हैं, मान लीजिए कि कभी आपको कहीं आरटीआई लगाने की नौबत आई, तो उस सिचुएशन में भी ये सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किस तरीके से काम करता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसकी हेडिंग याद रखना है। सेक्शन 7 इज अबाउट द डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे ख्याल से जो आपका पेन की थिकनेस है, मुझे थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। जस्ट सेकेंड। हाँ, देखिए, आप समझिएगा इसको। सेक्शन 7 क्या कह रहा है? सेक्शन 7 रिगार्डिंग टू बात कर रहा है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट के। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 और दी प्रोवाइजो टू द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6, जो हमारे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनके पास क्या होती है, हमारी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं वो जाती हैं। अब देखिए, बेसिकली इतनी सारी ग्रामर आपको अभी रटने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि यदि कोई जानकारी है ना, यदि कोई जानकारी जो किसी नॉर्मल विषय से संबंधित हो, तो उसको आपको कितने दिनों में डिफाइन करना है? 30 डेज में, विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। लेकिन यदि कोई जानकारी जो किसी के क्या है, आप समझ के चलिए लाइफ से रिलेटेड है, किसी के बिल्कुल जीवन और मृत्यु का सवाल हो गया है कि भाई आदमी जीवित ही नहीं बचेगा यदि उसे जानकारी ना मिले, या उसके आर्टिकल 21 से रेलेवेंट होती है, तो ऐसी जानकारियां देने के लिए आपके पास कितना टाइम पीरियड रखा गया है? 48 आवर्स। कितना टाइम पीरियड है सर? 48 आवर्स। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन नंबर 7 में। आपने कैसे याद किया इसको? जैसे आपने बोला कि 7 समंदर पार भी रहेंगे लेकिन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही बेसिक या नॉर्मल है तो वो कितने दिन में? 30 डेज में। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कितने दिनों में? 48 आवर्स में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन हमको पढ़ना है उस पर बात करेंगे। एक सेकेंड दीजिएगा। देखिए, सेक्शन 7 आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 7 के बाद यदि हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 8। ठीक है, सेक्शन नंबर 8 क्या बात कर रहा है? इसमें कुछ और भी अदर प्रोवाइजो सेक्शन 7 में दिए हुए हैं, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आप बेसिक समझ के चलिए, आपके लिए पर्याप्त है। आपको हर चीज में इतना ज्यादा इन डेप्थ इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए सेक्शन 8 की यदि हम बात करें, एक सेकेंड। ओके, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम करने लगा अचानक से। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस, मैं इसको आपको जूम इन करके सॉर्ट आउट करते हूँ। देखिए, अगर आपको वहां से रीड आउट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए इसको। मैं आपके लिए पीडीएफ जो है वो चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से भी रीड आउट कर सकते हो। और एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप जब भी क्लास अटेंड करो, आप अपने पास एक बेयर एक्ट जरूर रखो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है, कोई रूल है, या कोई डेफिनेशन है, या कोई भी ट्रिक है या शॉर्टकट है जो आपके याद करने के काम आ सकता है, वो हम आपको क्या करते हैं, वहीं के वहीं दे देते हैं। तो आप चाहोगे तो आप अपने इसमें इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा रिगार्डिंग टू सेक्शन 8 अगर हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 आपको बताता है किस चीज के बारे में? सेक्शन 8 बताता है एग्जाम्पशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके डिस्क्लोजर को एग्जाम्प्टेड किया गया है, मतलब जिसका देना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी
नहीं है, समझना इसको, ठीक है। क्योंकि आप तो बोलोगे कि भाई आरटीआई के तहत तो हर जानकारी मिलनी चाहिए, बट हम कह रहे हैं दैट एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट कंपल्सरी इन नेचर। ओके, तो सबसे पहले जो इस आर्टिकल का सॉरी इस सेक्शन का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, वो ये कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको फॉरबिड किया गया हो बाय कोर्ट, मतलब हमारे न्यायालय में कहीं पर भी किसी भी न्यायालय के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकल करने से क्या किया गया होगा, फॉरबिड किया गया होगा। नेक्स्ट इसका जो क्लॉज सी है वो आपसे कहता है रिगार्डिंग टू दिस कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज को ब्रीच करता है उसको भी हम यहाँ पर नहीं बता सकते, है ना। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्लॉज नंबर ई आपसे कहता है कि ऐसा कोई भी टॉपिक जो किसी व्यक्ति के फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग है, यानी कोई व्यक्ति है जिसके किसी प्रकार के संबंध होंगे, तो इसकी जानकारी हमें तब तक जब तक ये ना लगे कि ये क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिस्क्लोज किया जाना कंपलसरी है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते। क्लियर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्लॉज एफ क्या कहता है, क्लॉज एफ इन्फॉर्म्स अबाउट कि इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, तो जो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती हैं किसके रिगार्डिंग, फॉरेन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, उसको भी हम यहाँ पर नहीं रखते। समझ में आई ये बात आपको, यानी क्या बोला, क्लॉज नंबर बोला कि फॉरबिडन बाय द कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करने वाला, फिड्यूशरी रिलेशनशिप अनलेस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो कहाँ पर बंद किए गए हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू थे, इनको हमने क्या करके रखा है, आपके एग्जम्प्ट करके रखा है फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन से। ठीक है, एक और चीज समझिएगा इसको, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए कि एक शहर है जिसमें एक केस हो गया है रिलेटेड टू मर्डर, ठीक है, और मर्डर केस की सिचुएशन में यहाँ पे देखने के लिए ये मिलता है कि कुछ एविडेंसेस हैं जो पुलिस कलेक्ट कर चुकी है, और उन एविडेंसेस के बेसिस पर पुलिस अपराधी के जो 3 सस्पेक्ट थे उनमें से एक तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है। लेकिन हमारे देश की जनता अगर इसमें क्या करे, आरटीआई लगाकर ये जानना चाहे कि आप मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से एविडेंसेस के थ्रू फाइनल जो कल्प्रिट है उस तक आप पहुंच गए, तो मुझे ये बताइए कि यदि गलती से भी ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के थ्रू लीक कर दी जाए तो क्या उस अपराधी का पकड़ा जाना संभव होगा? आप खुद सोचिए, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि ऐसा जो आपका क्लॉज एच है वो ये कह रहा है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्या हो जाए, जो इन्वेस्टिगेशन को बाधा पहुंचाए, विच क्रिएट्स एन इम्पीड इन द इन्वेस्टिगेशन और इन द सर्चिंग, या फिर वो किसी अपराधी को भागने में सहायता करे, तो ऐसी चीजों को हम क्या कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं, बताते नहीं हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपके। नेक्स्ट इसमें एक और जो चीज आपको ध्यान रखना है, हालांकि आप सबको पता होगा बट जिनको जानकारी नहीं है, एक एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसको कहा जाता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल का एक्ट है। कैसे, समझिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने या फिर अपने बायलैटरल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को या फिर स्टेट के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को जो उन्हें लगता है कि जनसाधारण तक नहीं पहुंचनी चाहिए, दे पुट अप द सेम ऑब्जेक्ट्स अंडर दिस एम्बिट, यानी इस एक्ट के अम्ब्रेला के नीचे यदि कोई भी टॉपिक आ गया तो वो टॉपिक आरटीआई से टोटली एग्जाम्प्ट है, और ना केवल आरटीआई बल्कि जो जनसाधारण व्यक्ति जिनसे रिलेटेड बातें होती हैं उसमें भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पे हमारी आर्मी के डेटाबेसिस की जानकारियां, हमारे आर्मी ऑफिसर्स की जानकारियां, हमारे जो भी डिफेंस या पब्लिक ऑर्डर या आप समझ लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इनको प्रभावित करने वाली बहुत सी चीजें इस एम्बिट के अंदर रखी गई हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा सेक्शन 3 है उसने एक बात और बोली है कि भाई मैं तुमको आज से 20 साल पहले क्या गठित हुआ क्या नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड यू द डॉक्यूमेंट्स विच आर ओल्डर देन 20 years, और आपके लिए मैं उसको ढूंढूं फिर मैं उसको कलेक्ट करूं, इतना टाइम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी में स्पेंड करे या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इसी में स्पेंड करे तो फिर काम कैसे होगा, करेक्ट।
तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहले सब सेक्शन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें मना है। सेकंड में बोला है ऑफिशियल सीक्रेट्स, और थर्ड में बोला है 20 साल पुरानी जो भी चीजें हैं वो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए ये आपको पूरा जो पेज है इसमें ये सारी बातें मेंशन है, आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो, देयर वोंट बी एनी इशू। ओके चलिए नाउ मूव आउट, देखते हैं अगला जो हमको समझना है उस पर बात करते हैं। तो अगला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 9 एंड देन सेक्शन नंबर 10। ठीक है, चलिए देखिए सेक्शन नंबर 9 आपको बताता है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस, यानी ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब मैं आपकी आरटीआई को रिजेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट आता है, जो ऐसा कोई भी केस है वो यदि क्या कर रहा है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंज यदि कर रहा है तो हम इस चीज को क्या कर देंगे, मना कर देंगे। और कॉपीराइट किसका, स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, किसी थर्ड पार्टी का। ठीक है, इसमें लिखा है पढ़िएगा, इन्वॉल्व एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन द स्टेट। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो सेक्शन 9 में इस चीज को मेंशन किया गया है। इसके बाद अगला देखिए आप, सेक्शन नंबर 10 है सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब आप समझिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। सेवरेबिलिटी का मीनिंग होता है पृथक्करणीयता। पृथक्करणीयता का मतलब क्या हुआ कि किस चीज को इससे पृथक रखा जा सकता है। क्लियर है ये चीज? ओके देखिए अब समझिएगा इसको, यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम किस किस चीज को एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर कर सकते हैं। ठीक है, इनके ग्राउंड यहाँ पे मेंशन है। तो बेसिकली आप समझिए कि इट डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर एंड दिस एक्ट विच कैन रीजनेबली बी सेवर्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंटेंट्स। देखिए इसका मीनिंग आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा पहले हिंदी में समझा रही हूँ, बेसिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं इंग्लिश में आपको इसको समझाती हूँ। ऐसी कोई भी सूचना है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आपसे क्या किया, रिक्वेस्ट किया है, तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि मैं आपकी सूचना आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता इस ग्राउंड पर क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि जो हमारा अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा एग्जाम्पशंस के रिगार्डिंग, यदि उसमें कुछ भी मेंशन नहीं था रिगार्डिंग टू दैट, तो हो सकता है कि हम आपको यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। जैसे सच है, समझिएगा इसको, कि जब कभी भी एक्सेस ग्रांट किया जाता है किसी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड में, जब कभी भी एक्सेस ग्रांट किया जाता है किसी भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड में, तो जो हमारे सीपीआई होते हैं यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, ये एप्लीकेंट को एक नोटिस देते हैं। ठीक है, उसमें ये बताते हैं कि कोई पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ही आपको हम दे सकते हैं, या आपको देने के पीछे जो हमारा रीजन है, या नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, ये सब कुछ आपका कहाँ मेंशन होता है, ये मेंशन होता है आपके सेक्शन नंबर 10 में। ठीक है, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो अभी तक के आपने सेक्शंस पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से चल रहे हैं। एक तो सेक्शन 7 चल रहा था, एक सेक्शन 9 चल रहा है, एक सेक्शन 8 चल रहा है। ठीक है, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगर अब हम बात करें अगले सेक्शन पे, तो सेक्शन नंबर 11 जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। देखो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पढ़ के कुछ याद आया क्या? आया क्या? देखिए तो आपको मैंने पढ़ाया था कल सेक्शन 2, याद आ रहा है कुछ? हाँ याद आ गया होगा। सेक्शन 2 में हम जब डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, तो इन द सेक्शन 2 व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशंस, हमने इसी में आपको एक सब क्लॉज बताया था। सब क्लॉज था हमारा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। देखिए सेक्शन 2 के सब क्लॉज एन में मेंशन है रिगार्डिंग टू द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इसमें आपको क्या बताया गया है ये समझिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप अगर ध्यान से समझें तो आपको मजा भी आएगा। मान लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको या मुझे चाहिए, इट इज ऑलरेडी रिलेटेड टू अ थर्ड पार्टी। किससे संबंधित है भाई? किसी थर्ड पार्टी से ऑलरेडी रिलेवेंट है। अब इस थर्ड पार्टी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को यदि मुझे आपको प्रोवाइड करना है, तो मेरे पास ये चीज आती है कि मुझे ये 5 डेज के स्पैन में प्रोवाइड करनी होगी। कितने दिन के स्पैन में? 5 डेज के स्पैन में प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है,
लेकिन मुझे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी को। समझ आई बात? पक्का? मान लीजिए कि अब यहाँ पर ये बात आ गई कि जो आपका इंफॉर्मेशन है ये इसके पब्लिक ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड है। ट्रेड सीक्रेट समझते हैं ना? अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ट्रेड कर रहा है तो उसके जैसे कुछ होता है कि हर रेसिपी का कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी दादियाँ या हमारी नानियाँ कभी किसी को बताती नहीं है, हमारी मम्मियाँ भी नहीं बताती। तो इस टाइप की जो सीक्रेट होते हैं इनको जनरली क्या बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है ट्रेड सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए, वरना कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको बचाने के लिए ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, और इन ट्रेड सीक्रेट्स के लिए आप इसको पब्लिकली तब तक नहीं बता सकते जब तक इसमें किसी जनसाधारण का हित ना छुपा हो। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 दिन का पीरियड था इसको समझिएगा। 5 दिन के अंदर आपने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया कि देखो भाई तुम्हारे बारे में जानकारी देना है, और अगर तुम तैयार हो तो ये जानकारी मुझे 10 दिनों के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? ठीक, तो ये आपका क्या है, सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 डील्स अबाउट द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हम समझेंगे वो हम देखते हैं चैप्टर 3। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मैं अगला चैप्टर आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी, जिससे क्या हो कि कंफ्यूजन की कोई भी संभावनाएं आपके पास अवेलेबल ना रहे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज भाइयों बहनों आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जो आपका यहाँ पर चैप्टर है ये किस बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसको समझेंगे आप। देखिए अब आपको एक बात तो समझ में आती होगी, हालांकि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप जानते होंगे, ऐसा कोई भी कमीशन जो किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू गठित किया जाता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी। क्या नाम दे देते हैं इसको हम? स्टैट्यूटरी। हिंदी में इसको हम कहते हैं सांविधिक। कैसा निकाय? सांविधिक निकाय। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 12 बात कर रहा है आपसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के क्रिएशन में। इसमें बताया गया है कि जो भी क्रिएशन होगा वो किस किस को लेकर के होगा। तो एक तो CIC होंगे आपके, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके बाद अदर्स में आप पढ़ते हो इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनकी संख्या 10 से ऊपर नहीं होती है, वर्तमान समय में इनकी संख्या 2 चल रही है। कितनी चल रही है? 2। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट इसका जो सबसेक्शन 3 है ये बात कर रहा है रिगार्डिंग टू द अपॉइंटमेंट। इनके अपॉइंटमेंट का किस्सा समझ लेंगे तो आप मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है, कहीं नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अक्सर आपने यदि ध्यान दिया हो तो जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, एक सिंपल सा सिद्धांत होता है लॉ वालों के पढ़ने का कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनमें अपॉइंटमेंट से लेकर रेजिग्नेशन तक सारी प्रक्रिया कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जितने भी स्टैट्यूटरी कमीशंस होते हैं उनमें अधिकांशतः आप देखते हो सारी प्रक्रिया कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कहानी में, समझना इसको। जो हमारे CIC और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट किसके हाथों हो रहा है? प्रेसिडेंट के हाथों। किसके हाथों? प्रेसिडेंट के। और इन अपॉइंटमेंट के केसेस में एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं बट एक कमेटी होती है जो 3 मेंबर्स की होती है। इसमें होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और थर्ड होंगे हमारे यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये वही लोग होते हैं जिनके मिलकर काम करने पर हमारी क्या बनती है? कमेटी। ये कमेटी व्यक्तियों के नाम सजेस्ट करती है और फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इनको क्या कर देते हैं? अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? अच्छे से बात समझ में आ गई? क्या बोला हमने आपसे कि ऑल्दो ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी है, बट इनके केस में अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, और चाहे वो CIC हो या नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों का ही अपॉइंटमेंट किसके हाथों से होता है? हमारे प्रेसिडेंट के हाथों से। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी से रिलेवेंट अगला सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 13 जो है वो आपको क्या बता रहा है? टर्म एंड ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज।
तो देखिए इतना सारा डिपेंडेंट मत होइएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिए सेक्शन 13 में सारी कहानियां लिखी हैं। सबसे पहले टेन्योर बताया है, तो टेन्योर कितना होता है 5/65 ईयर्स होता है। कितना होता है 5/65 ईयर्स होता है। ओके, ये बात समझ आ गई। अब देखो रिटायरमेंट की एज फिक्स कर दी, या तो 5 साल काम करेंगे या 65 साल की उम्र तक। ये जो 5 साल है ये एग्रीगेट है। एग्रीगेट बोले तो अगर मैंने किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आगे चल करके प्रमोशन दे दिया और उनको बना दिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इन टोटल का पीरियड सिर्फ 5 साल हो सकता है, उससे ज्यादा इस पोस्ट पे नहीं रहेंगे। ठीक, ये बात मतलब क्लियर हो गई कि एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का प्रमोशन संभव है, लेकिन एक CIC का या एक IC का रीअपॉइंटमेंट ऑन द सेम पोस्ट ये संभव नहीं है। इसमें यही लिखा है, आप इसको चाहें तो रीड आउट करें, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िएगा, कोई कंपल्शन नहीं लगा है। आपको सिर्फ समझ के चलना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही है कि सेक्शन 13 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज की, जिसमें सबसे पहला और दूसरा बात कर रहा है चीफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के टेन्यूर के बारे में। फिर बोल रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर को CIC बना सकते हैं, लेकिन CIC को रीअपॉइंट नहीं करेंगे और IC को सेम पोस्ट पे रीअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, टेन्यूर कितना होगा 65 साल की उम्र तक आप रहोगे और 5 साल आप एग्रीगेट में काम कर रहे हो इन टोटल। बस क्लियर है अच्छे से। अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको दोगे भाई, प्रेसिडेंट को। यहाँ पे प्रेसिडेंट के बाद कॉमा लगा है, वरना आप समझे प्रेसिडेंट रिजाइन्स फ्रॉम हिज ऑफिस, ऐसा नहीं है। सेंटेंस पूरा पढ़िएगा, लिखा है बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन्स फ्रॉम हिज ऑफिस। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, इसी से रिलेटेड एक लास्ट सेक्शन जो आपको देखना है, हमारे CIC से ही रेलेवेंट है, वो भी यहीं पे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो कल पढ़ाऊंगी, है ना। एक सेकेंड दीजिए बस, कि आज कुछ जूम इन जूम आउट ज्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना। चलो देखिए यहाँ पे समझे, सेक्शन 14 जो है आपका, सेक्शन 14 बात करा है रिमूवल ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो इसमें से आपको ये समझ के चलना है कि जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 में किस बारे में बात की गई है। ये कहा गया है कि इनको हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर इनके पद से हटा सकते हैं। मतलब सिमिलरली जैसे हमारे आर्टिकल 124 में ग्राउंड्स मेंशन है फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ग्राउंड्स सेम है इसलिए प्रोसेस भी सिमिलर होगा, है ना। इनको इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल से कंफ्यूज ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये अलग तरीके से रिमूव आउट होते हैं, वो अलग तरीके से। ओके, सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू योर फेवरेट चैनल दैट इज UPSC इन जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। कल की क्लास में मुलाकात करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्न और इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ। मेरे ख्याल से अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 क्लासेस ज़्यादा सफिशिएंट, कि हम 2 क्लासेस के अंदर अंदर इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, आपका RTI एक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।